बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़ों के बीच सफर कर रहे हों, चारों तरफ गहरी खामोशी हो और अचानक कुछ ही सेकंड में वो शांत सफर आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग में बदल जाए। कोलोराडो के सर्द पहाड़ों में एक लंबी दूरी की बस घुमावदार सड़कों से धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। बाहर हर तरफ मोटी बर्फ जमी हुई थी और दूर दूर तक फैले जंगल सुबह की हल्की नीली रोशनी में ढके हुए थे। उसी बस की खिड़की के पास बैठी थीं एमा रॉबर्ट्स, एक युवा आर्किटेक्ट जो शहर की भागदौड़ से कुछ समय दूर रहकर नए प्रोजेक्ट के लिए प्रेरणा लेने पहाड़ों की ओर जा रही थीं। बस के अंदर हल्की गर्माहट थी, कुछ यात्री सो रहे थे, कोई कॉफी पी रहा था तो कोई खिड़की से बाहर गिरती बर्फ को देख रहा था। एमा चुपचाप बाहर के नज़ारों को देख रही थीं, सफ़ेद ढलानों पर खड़े लंबे पाइन के पेड़, जमी हुई छोटी झीलें और दूर पहाड़ों के पीछे से आने वाली सुबह की पहली रोशनी। ड्राइवर बेहद सावधानी से बस चला रहा था, क्योंकि सड़क पर जमी बर्फ उसे खतरनाक रूप से फिसलन भरा बना चुकी थी। हर मोड़ पर बस धीरे होती और फिर आगे बढ़ती। लेकिन जैसे जैसे बस पहाड़ों के और अंदर जाती गई, मौसम अचानक बदलने लगा। हवा तेज हो गई और सड़क पर बर्फ की परत और मोटी होती चली गई। तभी बस एक लंबे तीखे मोड़ के पास पहुंची। ड्राइवर ने स्टीयरिंग घुमाया ही था कि अचानक बस के पहियों ने पकड़ खो दी। बस हल्का सा डगमगाई और फिर धीरे धीरे सड़क के किनारे की ओर फिसलने लगी। पहले तो किसी को समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है, लेकिन अगले ही पल यात्रियों के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। ड्राइवर ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, मगर बर्फ इतनी फिसलन भरी थी कि बस नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। कुछ ही सेकंड में बस सड़क छोड़कर नीचे ढलान की तरफ खिसकने लगी और सामने जमी हुई एक बड़ी झील दिखाई देने लगी। बस तेजी से उसी दिशा में जा रही थी। अचानक एक जोरदार टक्कर हुई। बस पूरी ताकत से झील की बर्फ पर जा गिरी और भारी आवाज के साथ बर्फ टूट गई। अगले ही पल बस आधी बर्फ के अंदर धंस गई और बर्फीला पानी अंदर भरने लगा। ठंडा पानी यात्रियों के पैरों तक पहुंच गया और देखते ही देखते बस के अंदर अफरा तफरी मच गई। एमा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत अपनी सीट बेल्ट खोली और चारों तरफ देखा। पानी तेजी से ऊपर आ रहा था और समय बहुत कम था। तभी उसे पास की एक खिड़की दिखाई दी जो टक्कर से टूट चुकी थी। उसने तुरंत सीटों को पकड़ते हुए उस तरफ बढ़ने की कोशिश की। बर्फीला पानी उसकी शरीर को सुन्न कर रहा था, सांस लेना मुश्किल हो रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो किसी तरह उस टूटी खिड़की तक पहुंची और पूरी ताकत लगाकर खुद को बाहर धकेलने लगी। झील का पानी इतना ठंडा था कि उसे लगा जैसे उसके शरीर की सारी ताकत खत्म हो रही है। फिर भी उसने किसी तरह बाहर निकलकर बर्फ की सतह तक पहुंचने की कोशिश जारी रखी। कुछ सेकंड बाद वो बर्फ के ऊपर उभर आई और हाँफते हुए टूटे हुए किनारे को पकड़कर खुद को ऊपर खींचने लगी। आखिरकार वो झील के किनारे की बर्फ पर गिर पड़ी। उसकी सांस तेज चल रही थी, कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे और ठंडी हवा उसके शरीर की बची खुची गर्मी भी खींच रही थी। जब उसने सिर उठाकर चारों तरफ देखा तो दूर तक सिर्फ सफ़ेद बर्फ, घना जंगल और ठंडी हवा थी। बस धीरे धीरे झील के अंदर गायब हो रही थी और आसपास कहीं भी किसी इंसान का कोई निशान नहीं था। एमा ने कांपते हाथों से अपना फ़ोन निकाला, लेकिन वहाँ कोई सिग्नल नहीं था। उसके कपड़ों से पानी टपक रहा था और शरीर तेजी से ठंडा हो रहा था। उसे समझ आ गया कि अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो ये ठंड उसे ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहने देगी। इसलिए वो धीरे धीरे उठी और पास के पाइन के पेड़ों की तरफ बढ़ने लगी। हर कदम भारी लग रहा था, बर्फ घुटनों तक थी और शरीर थक चुका था, लेकिन वो रुकना नहीं चाहती थी। वो जंगल के अंदर जाते हुए सूखी टहनियां और गिर चुके पेड़ों के टुकड़े ढूंढने लगी, ताकि किसी तरह हवा से बचने के लिए एक छोटा सा आश्रय बनाया जा सके। पहाड़ों के बीच फैले इस ठंडे और सुनसान जंगल में अब एमा पूरी तरह अकेली थी और उसे खुद ही रास्ता ढूंढना था, ठंड से बचने का, जिंदा रहने का और उस अनजान सफेद दुनिया से बाहर निकलने का। कोलोराडो के उस ठंडे और शांत जंगल में अब सुबह पूरी तरह फैल चुकी थी, लेकिन सूरज की हल्की रोशनी भी बर्फ की मोटी परत और ठंडी हवा के सामने लगभग बेअसर लग रही थी। झील के किनारे खड़ी एमा रॉबर्ट्स का शरीर अभी भी कांप रहा था। उसके कपड़े पूरी तरह भीगे हुए थे और हर गुजरते मिनट के साथ ठंड उसके शरीर की ताकत कम करती जा रही थी। वो जानती थी कि अगर वो इसी हालत में ज्यादा देर तक खड़ी रही तो उसका शरीर धीरे धीरे सुन्न पड़ जाएगा। इसलिए उसने खुद को मजबूर किया कि वो चलते रहे। वो धीरे धीरे पाइन के पेड़ों के बीच आगे बढ़ने लगी। उसके जूते बर्फ में धंसते जा रहे थे और हर कदम भारी महसूस हो रहा था। ठंडी हवा उसके चेहरे को काट रही थी, लेकिन उसे सबसे पहले हवा से बचने की जगह ढूंढनी थी।
कुछ दूर चलने के बाद उसे पेड़ों के बीच एक जगह दिखाई दी जहां गिरे हुए तनों और मोटी शाखाओं ने हवा को थोड़ा रोक रखा था। एमा वहां तक पहुंची और गहरी सांस लेते हुए आसपास देखने लगी। उसे याद आया कि बचपन में उसकी माँ उसे अक्सर जंगल में कैंपिंग पर ले जाया करती थीं और हमेशा कहती थीं कि अगर कभी ठंडे जंगल में फंस जाओ तो सबसे पहले हवा से बचने की जगह बनाओ। उसी याद के सहारे एमा ने आसपास गिरी हुई टहनियां इकट्ठा करना शुरू किया। उसके हाथ अभी भी ठंड से कांप रहे थे, लेकिन वो धीरे धीरे शाखाओं को खींचकर एक छोटी सी ढाल जैसी बनाने लगी ताकि हवा सीधे उसके ऊपर ना आए। फिर उसने बर्फ को हाथों और जूतों से हटाकर जमीन पर थोड़ी जगह साफ की और सूखी पत्तियों और सुई जैसे पाइन के पत्तों को बिछा दिया ताकि जमीन की ठंड सीधे शरीर तक न पहुंचे। ये कोई मजबूत आश्रय नहीं था, लेकिन खुली बर्फ में खड़े रहने से बेहतर था। कुछ मिनट बाद जब वो उस छोटे से बनाए हुए आश्रय के अंदर बैठी तो उसे थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन समस्या अभी भी खत्म नहीं हुई थी। उसके कपड़े गीले थे और बिना आग के उन्हें सुखाना लगभग असंभव था। उसने अपने बैग को याद किया जो बस में ही रह गया था, इसलिए उसके पास कोई माचिस या लाइटर भी नहीं था। फिर भी उसने आसपास सूखी लकड़ियां ढूंढने की कोशिश जारी रखी। पेड़ों के नीचे कुछ ऐसी टहनियां मिल रही थीं जो ऊपर की बर्फ से बची हुई थीं। उसने उन्हें धीरे धीरे इकट्ठा करके अपने पास रख लिया। अब वो सोचने लगी कि आग कैसे जलाई जाए। तभी उसे याद आया कि उसकी माँ अक्सर कहती थीं कि धैर्य और ध्यान से पत्थरों और सूखी लकड़ियों की मदद से भी चिंगारी पैदा की जा सकती है। एमा ने आसपास जमीन पर पड़े कुछ पत्थर ढूंढे और दो पत्थरों को आपस में टकराकर चिंगारी निकालने की कोशिश करने लगी। उसके हाथ ठंड से कमजोर हो चुके थे और कई बार कोशिश करने के बाद भी कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। थोड़ी देर बाद एक हल्की सी चिंगारी सूखी घास पर गिरी। एमा ने तुरंत धीरे धीरे उस पर फूंक मारनी शुरू की। कुछ सेकंड बाद वहां से हल्का सा धुआं उठने लगा और फिर एक छोटी सी लौ दिखाई दी। उसने तुरंत छोटी टहनियां उस पर रख दी और धीरे धीरे आग थोड़ी बड़ी होने लगी। उस छोटी सी आग की गर्मी उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी। वो हाथों को आग के पास लाकर धीरे धीरे उन्हें गर्म करने लगी। उसके सुन्न उंगलियों में फिर से हल्की हरकत आने लगी और चेहरे पर जमी ठंड भी थोड़ी कम महसूस होने लगी। कुछ समय बाद उसके कपड़ों की ऊपरी परत भी हल्की सूखने लगी। आग की गर्मी के सामने बैठते हुए एमा ने पहली बार थोड़ा शांत होकर आसपास देखा। चारों तरफ घना जंगल था, बर्फ से ढके लंबे पेड़ थे और दूर तक कोई रास्ता या इंसानी निशान दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी अब उसके अंदर थोड़ी उम्मीद वापस आ रही थी, क्योंकि उसने ठंड के खिलाफ अपनी पहली छोटी जीत हासिल कर ली थी। थोड़ी देर बाद उसने फैसला किया कि जब सूरज थोड़ा ऊपर आ जाएगा और उसका शरीर थोड़ा मजबूत महसूस करेगा, तब उसे इस जंगल के अंदर आगे बढ़कर किसी रास्ते, पानी के स्रोत या शायद किसी ट्रेल की तलाश करनी होगी, क्योंकि इस अनजान और विशाल पहाड़ी जंगल में कहीं ना कहीं जरूर ऐसा रास्ता होगा जो उसे इंसानों की दुनिया तक वापस ले जा सके। कुछ समय तक आग के पास बैठकर शरीर को गर्म करने के बाद एमा रॉबर्ट्स ने महसूस किया कि उसके हाथों और पैरों में धीरे धीरे ताकत वापस आने लगी है। सूरज अब पहाड़ों के ऊपर थोड़ा चढ़ चुका था और उसकी हल्की रोशनी बर्फ पर चमक रही थी। फिर भी ठंड कम नहीं हुई थी, लेकिन आग की वजह से उसका शरीर अब पहले जैसा सुन्न नहीं लग रहा था। एमा जानती थी कि यहाँ लंबे समय तक रुकना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि उसके पास खाने का कोई सामान नहीं था और आग के लिए लकड़ियाँ भी ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती थीं। इसलिए उसने फैसला किया कि अब उसे आसपास के इलाके को समझते हुए आगे बढ़ना होगा। सबसे पहले उसने अपने बनाए छोटे से आश्रय के पास की जगह को ध्यान से देखा और याद रखने की कोशिश की कि ये जगह कैसी दिखती है, ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो वो वापस लौट सके। फिर उसने आग को थोड़ा और सुरक्षित तरीके से लकड़ियों के बीच रखा ताकि वो धीरे धीरे जलती रहे। इसके बाद उसने अपने भीगे हुए जैकेट को जितना हो सके उतना निचोड़ा और फिर उसे पहनकर चलने के लिए तैयार हो गई। जंगल के अंदर कदम रखते ही उसे एहसास हुआ कि बर्फ पहले से भी गहरी है। कई जगह उसके जूते घुटनों तक धंस रहे थे, इसलिए उसे धीरे धीरे और सावधानी से आगे बढ़ना पड़ रहा था। चलते हुए वो लगातार आसपास देखती जा रही थी, कहीं कोई पगडंडी, कोई जानवरों के पैरों के निशान या फिर किसी पुराने ट्रेल का संकेत मिल जाए। कुछ दूर चलने के बाद उसे बर्फ पर हल्के हल्के निशान दिखाई दिए, जैसे किसी छोटे जानवर के पैरों के हों। ये इंसानों का रास्ता तो नहीं था, लेकिन इससे उसे ये अंदाजा हुआ कि इस जंगल में जीवन मौजूद है और कहीं ना कहीं पानी या खुली जगह जरूर होगी। वो उन्हीं निशानों के आसपास चलते हुए आगे बढ़ती रही। लगभग आधे घंटे की धीमी चाल के बाद उसे दूर से हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कहीं पानी बह रहा हो। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ी वो आवाज़ थोड़ी साफ होने लगी।
कुछ और कदम चलने के बाद उसे पेड़ों के बीच एक पतली सी धारा दिखाई दी जो पूरी तरह जमी नहीं थी और धीरे धीरे बह रही थी। एमा के लिए ये एक बहुत बड़ी राहत थी, क्योंकि अब उसके पास पानी का स्रोत था। वो सावधानी से उस धारा के पास बैठी और अपने हाथों से थोड़ा पानी उठाकर पिया। ठंडा पानी उसके गले से उतरते ही उसे थोड़ी ऊर्जा महसूस हुई। फिर उसने आसपास की जगह को ध्यान से देखा। धारा के किनारे कुछ जगहों पर बर्फ कम थी और वहां जमीन दिखाई दे रही थी, जिससे चलना थोड़ा आसान हो सकता था। उसने फैसला किया कि फिलहाल इस बहती धारा के साथ साथ चलना बेहतर होगा, क्योंकि पहाड़ों में पानी अक्सर नीचे की ओर जाता है और नीचे कहीं ना कहीं रास्ते या इंसानों की बस्तियां मिल सकती हैं। एमा धीरे धीरे धारा के किनारे चलते हुए आगे बढ़ने लगी। रास्ता आसान नहीं था, कहीं बर्फ फिसलन भरी थी, कहीं पत्थर बाहर निकले हुए थे और कई बार उसे पेड़ों के बीच से रास्ता बनाकर निकलना पड़ रहा था। फिर भी अब उसके अंदर पहले से ज्यादा उम्मीद थी। चलते चलते उसे एक जगह बर्फ के बीच कुछ अलग सा दिखाई दिया। वो पास गई तो देखा कि बर्फ के नीचे आधा दबा हुआ लकड़ी का एक पुराना खंभा खड़ा था, जैसे किसी पुराने पहाड़ी ट्रेल का निशान रहा हो। उसने आसपास और ध्यान से देखा तो थोड़ी दूरी पर वैसा ही एक और खंभा दिखाई दिया। ये देखकर एमा को समझ आया कि वो शायद किसी पुराने पहाड़ी ट्रेल के पास पहुंच गई है, जिसे बर्फ ने लगभग ढक दिया है। इसका मतलब था कि कभी ना कभी यहाँ इंसान जरूर आते रहे होंगे। अब वो और सावधानी से उसी दिशा में आगे बढ़ने लगी, बर्फ के बीच उन निशानों को ढूंढते हुए जो उसे सही रास्ते की ओर ले जा सकते थे। जबकि पहाड़ों के बीच फैला सफेद जंगल उसके चारों तरफ खामोशी के साथ खड़ा था और एमा धीरे धीरे उस अनजान रास्ते पर आगे बढ़ती जा रही थी। बर्फ से ढके उस पुराने ट्रेल के निशानों को देखते हुए एमा रॉबर्ट्स सावधानी से आगे बढ़ती रहीं। अब सूरज आसमान में थोड़ा ऊपर आ चुका था और उसकी हल्की रोशनी जंगल के बीच बर्फ पर चमक रही थी। ठंड अब भी तेज थी, लेकिन चलते रहने से उसके शरीर में गर्मी बनी हुई थी। ट्रेल के लकड़ी के खंभे कई जगह बर्फ में आधे दबे हुए थे, फिर भी वे उसे सही दिशा का संकेत दे रहे थे। एमा धीरे धीरे उन्हीं निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़ती रहीं। रास्ता आसान नहीं था, कभी उसे गिरी हुई शाखाओं को पार करना पड़ता, कभी ढलान पर संतुलन बनाकर चलना पड़ता। फिर भी अब उसे ये महसूस हो रहा था कि वो पूरी तरह भटकी नहीं है। लगभग 1 घंटे तक लगातार चलते रहने के बाद जंगल थोड़ा पतला होने लगा। पेड़ों के बीच से दूर पहाड़ों की ढलान साफ दिखाई देने लगी और बर्फ के बीच कहीं कहीं जमीन भी झलकने लगी। एमा ने चलते चलते अचानक दूर कुछ अलग सा देखा। पहले उसे लगा शायद कोई चट्टान है, लेकिन ध्यान से देखने पर उसे समझ आया कि वो लकड़ी की एक छोटी सी पुरानी केबिन थी जो आधी बर्फ में ढकी हुई खड़ी थी। उसके अंदर उम्मीद की एक नई लहर दौड़ गई। वो सावधानी से उस दिशा में बढ़ी और कुछ ही मिनटों में केबिन के पास पहुंच गई। दरवाजा पुराना था, लेकिन बंद नहीं था। उसने धीरे से धक्का दिया और दरवाजा खुल गया। अंदर एक छोटा सा कमरा था जिसमें लकड़ी की मेज, एक पुराना स्टोव और कुछ खाली शेल्फ थे। ये शायद किसी पुराने जंगल रेंजर या शिकारी की केबिन रही होगी। एमा ने तुरंत दरवाजा बंद किया ताकि ठंडी हवा अंदर ना आए। फिर उसने कमरे के कोने में रखी सूखी लकड़ियों को देखा और उन्हें स्टोव के पास इकट्ठा कर दिया। थोड़ी देर की मेहनत के बाद उसने किसी तरह आग जला ली। कमरे में धीरे धीरे गर्मी फैलने लगी और कई घंटों बाद पहली बार उसे ऐसा लगा कि उसका शरीर पूरी तरह सुरक्षित जगह पर है। उसने बैठकर कुछ देर आराम किया और खिड़की से बाहर देखते हुए आसपास के इलाके को समझने की कोशिश की। कुछ समय बाद उसे दूर पहाड़ की ढलान पर हल्की सी हरकत दिखाई दी। ध्यान से देखने पर उसे समझ आया कि वो एक स्नो मोबाइल था जो शायद जंगल के रास्ते गश्त कर रहा था। एमा तुरंत बाहर निकली और खुले मैदान की तरफ बढ़कर अपने हाथ हिलाने लगी। कुछ ही मिनटों में स्नो मोबाइल चलाने वाला व्यक्ति उसकी तरफ मुड़ दिया और तेजी से उसकी ओर आने लगा। वो एक पार्क रेंजर था जो इलाके की नियमित जांच कर रहा था। जब वो एमा के पास पहुंचा तो उसने तुरंत उसे गर्म कंबल दिया और रेडियो से सहायता के लिए संदेश भेजा। थोड़ी देर बाद बचाव दल भी वहां पहुंच गया। कई घंटों की कठिन जंग, ठंड, थकान और अकेलेपन के बाद आखिरकार एमा सुरक्षित थी। जब उसे रेंजर के वाहन में बैठाकर पहाड़ों से नीचे ले जाया जा रहा था तो उसने खिड़की से बाहर उन बर्फ से ढके जंगलों की ओर देखा जहां उसने अपनी सबसे कठिन परीक्षा का सामना किया था। उस सफेद और शांत पहाड़ी दुनिया में बिताए गए वे घंटे उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। एक ऐसा अनुभव जिसने उसे ये सिखा दिया था कि जब इंसान हार मानने से इनकार कर देता है तब उम्मीद का रास्ता हमेशा कहीं न कहीं मिल ही जाता है।